मुझे एक टर्म और यूज होती है जिसको बोलते हैं मून इन आइसोलेशन। इसका क्या मतलब है और ये कब होता है? वो मून इन आइसोलेशन की जहां तक आप बात करोगे ना, इसमें एक एस्पेक्ट और भी जुड़ जाता है। ठीक है, इसमें एक एस्पेक्ट और भी जुड़ जाता है। कई बार क्या होता है, ये आइसोलेशन की जब बात होती है ना, यहाँ पर एक तो सैटर्न का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अक्सर जो लोग आप देखोगे जो आइसोलेशन में अपना लाइफ बिताते हैं, और या फिर आप मून इन आइसोलेशन बोलते हो कि मून अकेला पड़ जाता है कहीं पर। मून अकेला पड़ने का यहाँ पर मतलब यही होता है कि व्हेन बेसिकली यू आर नॉट गेटिंग एनी मेंटल सपोर्ट फ्रॉम एनी डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड मून इन आइसोलेशन जनरली। बट उसका जो कहते हैं ना, उसका जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत अच्छी मिलती है। उसका जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत पावरफुल होती है। तो आई जस्ट मीन टू से उसका एक अपॉर्चुनिटी ये भी मिलता है कि मून इन आइसोलेशन मिल जाए तो उसका मजा ही अलग है। आपको सही बात बताऊं तो अगर आप एट तक और अगर मेडिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ये बहुत अच्छी चीज है। देखिए, एक होती है कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। आप इस बात को समझिए, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस क्या है। अगर मैं आपको बोलूं, अगर एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। इफ आई आस्क यू, आई वुड से, आप एक ह्यूमन बीइंग है, आपके इससे अरबों लाखों करोड़ों ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, एट द कोर। अगर आप जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, अगर आप उस लेवल पे हो तो आप शांत हो। आप इस बात को समझो। अब देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक समुद्र के अंदर एक बूंद है, ठीक है। एक बूंद तो समुद्र के अंदर गहरे तल में है। समुद्र में तो बूंदे ही बूंदे, पानी ही पानी है, ठीक है। एक तो है बिल्कुल गहरे तल में, तो वो बिल्कुल शांत हो जाती है। और एक बूंद है जो एक एक वेव के बिल्कुल टॉप पे चल रही है, बार बार उछल रही है, बार बार उछल रही है। हमारी भी जो एग्जैक्टली जो हमारी एज के हिसाब से जो हमारा जो पूरा का पूरा बिहेवियर होता है ना, वो इस हिसाब से चलता है। व्हेन वी आर यंग, हम लोग वेव के टॉप पे चलते हैं, ठीक है ना। ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे आप कर भी दोगे। बहुतों ने कर लिया, लाखों लोगों ने कर भी लिया। मैं तो कह ही रहा हूँ आपको, मैंने अभी डिजिटल के इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स अभी आपको दिए, ठीक है ना। अब ऐसे देखोगे तो नीरज चोपड़ा को देख लो, 23 साल का लड़का है, ठीक है ना। 23 साल का लड़का है, करोड़ों रुपए उसके पास है इस समय, नेम है, फेम है, ठीक है। पर उस सक्सेस को पाने के लिए जो साइलेंट, जो कहते हैं ना, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस की जो बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, समष्टि अचेतन की जो बात कर रहा हूँ, बिल्कुल एट द कोर जो उसकी तपस्या देखोगे वो कितनी गहरी है। आज से सिर्फ और सिर्फ 20 दिन पहले नीरज चोपड़ा को कोई नहीं जानता। नो बडी नोस, वी इवन नेवर नो कि कौन नीरज चोपड़ा, क्या, हमें कुछ नहीं पता था। और आज की डेट में ये ब्राइट स्टार है। एग्जैक्टली ये जो ट्रांजिशन आता है ना, ये ट्रांजिशन आ भी गया, चलो नीरज चोपड़ा बन भी गया, मैंने मान लिया। अब व्हाट नेक्स्ट, लोगों के खालीपन का जो रीजन है वो ये है कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करेंगे। चलो, एक गोल्ड ले, दो गोल्ड ले, चार गोल्ड ले, 10 गोल्ड ले, आगे क्या करेंगे। तब वहां पर जब बात आती है तो वो जब आगे क्या करेंगे, तब उसमें आपको फिर से लौट के वहीं पे नीचे ही जाना पड़ता है भीतर, क्योंकि समुद्र की गहराई से आप कुछ निकाल के फिर से लाओ। दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप अपनी मेंटल स्टेट को चैनलाइज करके कितना डीप जाने की ताकत रखते हो। और आप उसी, जब आप डीप जाने की ताकत रखोगे तो आपको वो उठा के, समुद्र का नेचर है ऊपर तो अपना फेंक दे। दैट इज व्हाई वी ऑफन से यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, डोंट वरी अबाउट रिजल्ट्स। रिजल्ट्स आर नॉट योर क्षेत्र, दैट इज नॉट योर एरिया। यू जस्ट फोकस योर कर्मा, दैट इज इम्पोर्टेंट। आप इतना गहरे में उतर जाओ। मैं आपको एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूँ। आप एक एक कुंडली को अगर रोज लेके बैठ जाओगे ना, तो आप 10 साल, 15 साल, 20 साल की कुंडली के अंदर घूमते रहोगे। एक एक प्लेनेट का इतना इतना गहरा एनालिसिस, एक एक प्लेनेट का। कोई भी नहीं सोच सकता था कि अमिताभ बच्चन जो है बैंकरप्ट हो जाएगा, कोई सोच नहीं सकता था। अभी तो मैंने केस स्टडी में क्लास में आप लोगों को समझाया कि सिक्स्थ हाउस के अंदर उच्च का जुपिटर जो था, नीच की उसने दृष्टि। जब सेवंथ की दृष्टि दी तो वो हुआ। और अगर वही सेवंथ दृष्टि उसकी, अगर सेवंथ की दृष्टि होती तो अमिताभ बच्चन वापस उभर के आएंगे था, मगर उसकी नाइन्थ दृष्टि थी।
नाइन्थ दृष्टि से उसने फिर से सेकंड हाउस को देखा, अपने घर को देखा, तो अमिताभ बच्चन केम बैक, केबीसी मिल गया, मोहब्बतें मिल गई एंड ही केम इरेजुवेनेटेड। अगर जुपिटर वहां पर सिक्स्थ हाउस में बैठकर नाइन्थ दृष्टि ना रखता, it is for sure that Amitabh Bachchan will have a tag of permanent bankrupt। मगर वो नाइन्थ एस्पेक्ट, सातवें एस्पेक्ट से तो वो बैंकरप्ट हुआ, ठीक है। सातवां एस्पेक्ट पड़ा कहां पर, 12वें घर पे। उसके बाद आठवां, पहला, आठवां के बाद जो है दूसरा घर, नौवीं दृष्टि बनी। नौवीं दृष्टि में फिर से जुपिटर ने अपने घर को देखा, और वो जो सेकंड हाउस था उसका बैंक बैलेंस था। सेकंड हाउस आपको बोलते हैं हम लोग बैंक बैलेंस है, आपकी मनी सेव्ड। 11th हाउस रिसोर्सेज, मनी विल कम, but money is coming, that doesn't matter। money is coming, money is not stopping, money is not with you, okay, that is a major problem। and when your second house is in trouble, then definitely you will directly you can link that by default। सीधा देखो 12वां हाउस पक्का खराब होगा, और किसी का 12वां हाउस खराब है तो उसका सेकंड हाउस खराब होगा, फॉर श्योर है, ये भी देख लेना। अब ये लिंक है, दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। इतनी गहरे में चीजें चल रही हैं और हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल। और बात बड़ी सिंपल है, फर्स्ट लेयर के ऊपर लोग अगर चेक ही नहीं करते इस चीज को। फर्स्ट लेयर लगन साइन, आपको बताता हूँ मैं, लगन चार्ट को ये फोकस कर जाओगे, मतलब 95% आप जो है एक इंसान का पूरा कैरेक्टर डिकोड कर लेंगे ओनली लगन चार्ट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। हमारे ऋषि मुनि इस डेटा साइंस को हजारों सालों से पकड़ के बैठे। सैटेलाइट नहीं लगाना पड़ता यहाँ पर, हमारे पंचांग अपने आप बोल रहे हैं कब ग्रहण आ रहा है, कब ये आ रहा है, कब वो आ रहा है, ये सब पंचांग बोल रहे हैं। दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। आई होप आपका क्वेश्चन का जवाब मिल गया सर। ये देखिए जी सेकंड जी हाउस एंड सेवंथ हाउस है ना। जी, पर गुरुजी मुझे मतलब मून किसी पर्टिकुलर हाउस में बैठा होता है या किसी हाउस में अकेला बैठा होता है तो उसको मून इन आइसोलेशन बोलते हैं, या किस कंडीशन में वो ये टर्म यूज करते हैं? एक्चुअली सर मेरे चाचा जी एस्ट्रोलॉजर थे, वो उनकी जो कुंडलियां थी उसमें अक्सर लिखा करते थे वो क्या? मून इन आइसोलेशन, मून इन आइसोलेशन। तो मेरे को वहीं से ध्यान आया कि इसका मतलब आई कभी आपसे पूछूंगा। देखिए मून का इंटरेक्शन जब बंद हो जाता है ना किसी भी ग्रह के साथ, तो उसको हम मून एंड आइसोलेशन एक टर्म है ये ऐसे बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा मून इन आइसोलेशन जो है, इस टर्म को भी बोल दिया जाता है कि कई बार जो है मून जो होता है वो इसको मतलब ये भी बोलते हैं बालारिष्ट योग भी इसको हम बता देते हैं कई बार, क्योंकि मून की जो सारी जितनी भी स्थिति है ना जुड़ी हुई, वो पहले 1 से 12 अवस्था से जुड़ी हुई। मेजरली उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है, अगर मून आइसोलेशन में ऑपरेट करेगा, ठीक है, तो उसका सबसे पहला इम्पैक्ट आपको 1 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था में दिखेगा। तो मून का जब इंटरेक्शन जब किसी भी ग्रह के साथ नहीं रहता, हालांकि ये होता बहुत कम है, दिस इज अ वेरी रेयर सिचुएशन, ठीक है ना। कभी मतलब इन द सेंस आप ये समझ लो कि मून के ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ी, और मून की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो भी किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पा रही। मून की 7वीं दृष्टि जब पड़ रही है तो वो सामने वाला घर भी खाली है, और किसी भी और ग्रह की दृष्टि मून के ऊपर नहीं बिल्कुल। पड़ रही है, तो ऐसा व्यक्ति जो है 100% डिप्रेशन में चला जाएगा, फॉर श्योर है। तो क्या आप, उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा गुरुजी? डिप्रेशन होगा उसको? उसको डिप्रेशन होगा, उसके जो खासकर जब पूर्णिमा होगी और अमावस्या होगी, उसके मूड स्विंग्स बहुत जबरदस्त होंगे उस बंदे के। मूड स्विंग्स का बड़ा चक्कर रहता है ऐसे केसेस के अंदर। देखो चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा जब भी आपको मतलब आपका अफेक्टेड होगा, तो एक तो आपको बहुत इमोशनल बना देगा। ऐसे व्यक्ति क्या होंगे, बात करते हुए रोने लग जाएंगे, या फिर ये होगा कि वो बोलेंगे ही नहीं। कुछ लोग होते हैं कुछ बोलते ही नहीं है, जो पत्थर हो गया, जगह ना लोग पत्थर हो गया, बोलना ही छोड़ दिया, बात ही करनी छोड़ दी, उसने बात ही करना बंद कर दिया। तो कहते हैं ना, ही इज नॉट टॉकिंग, कहते हैं ना कि भाई इसको रुलाओ, इसको बुलाओ, इसे बोले, वो चीज होती है। तो वो सारे जो सिचुएशंस आती हैं, एक्सट्रीम सिचुएशंस, जिनमें मून जो है रिएक्शन देना बंद कर देता है ना, तो आप उसको मून एंड आइसोलेशन बोल सकते हो। मगर ऐसी परिस्थिति बहुत कम आती है, हम्म। जनरली बहुत ही कम आती है।
मून अगर आइसोलेशन में चला जाए तो काफी खतरनाक सिचुएशन।